हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स। पहले वीडियो में हम लोगों ने किया था इसको बनाते कैसे हैं, प्रिपरेशन कैसे होता है हेलो एल्केन हेलो एरिन का। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत बड़ा सेक्शन है तो ध्यान से देखिए और ध्यान से लिखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है। इसी के बेसिस पे हम लोग फिर आगे क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ साथ। देखो, अपना नोट्स अगर आप खुद से बनाते हो ना, दैट इज द बेस्ट वे टू स्टडी। दूसरों का नोट्स आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पॉइंट नंबर 1 में आपको दिख रहा है, ध्यान से आप देखो, CH3F। देखो पहला मेंबर है ना, वन कार्बन इन्वॉल्व है और बाकी हैलोजन है। 1 कार्बन है, हैलोजन है। तो ऐसे वाले जो मेंबर आपको दिख रहे हैं, इनिशियल के मेंबर, पहला मेंबर या दूसरा मेंबर, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। वो गैस होते हैं, मिथाइल फ्लोराइड, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और ये क्लोरोइथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। यानी कि पहले कार्बन या दूसरे कार्बन मेंबर जो होते हैं अल्काइल हैलाइड के, वो गैस होते हैं। द अल्काइल हैलाइड्स अप टू C18 आर कलरलेस लिक्विड्स। मतलब C4 से ये देखा जाए, C4 से या 5 से आप ले लो, 4 तक भी गैसेस ही होते हैं। 5 से देखा जाए C18 तक तो आपको क्या मिलेंगे, कलरलेस लिक्विड्स, व्हाइल हायर मेंबर्स आर कलरलेस सॉलिड्स। मतलब C18 के आप ऊपर जाओगे तो सॉलिड मिलना आपको शुरू हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तो ध्यान देने वाली बात है कि इनसॉल्युबल इन वाटर है बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। हाँ, दूसरी प्रॉपर्टी, दे बर्न ऑन कॉपर वायर विथ ग्रीन एज्ड फ्लेम। हाँ, ये है बिल्स्टीन टेस्ट फॉर हैलोजन। हालांकि ये एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा पॉइंट था तो मुझे अच्छा लगा, ये पॉइंट मैंने डाल दिया। दे बर्न ऑन कॉपर वायर, कॉपर वायर के ऊपर उसको बर्न कर सकते हो विथ ग्रीन एज फ्लेम, निकलता है वहां से। तो ये भी एक टेस्ट हो गया हैलोजन का, क्योंकि और किसी के साथ ये होता नहीं है। अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर हेवियर देन वाटर। अल्काइल क्लोराइड्स एंड फ्लोराइड्स आर लाइटर देन वाटर। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड, नीट के हिसाब से ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेवियर देन वाटर कौन है, अल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स। लेकिन क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आर लाइटर देन वाटर, तो उसके सरफेस पे ही रह जाएगा, लाइट सरफेस पे ही रह जाएगा। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्काइल आयोडाइड्स बिकम वायलेट और ब्राउन इन कलर ऑन एक्सपोजर एज दे डिकम्पोज इन लाइट। है ना, अल्काइल आयोडाइड कैसा हो जाता है, वायलेट और ब्राउन। कब, जब आप उसको सनलाइट में एक्सपोज करते हो। तो अब बनाता क्या है, अल्केन और आयोडीन। ठीक है, ये डिकम्पोज हो गया, अलग अलग हो गया। ओ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है। ऐसे क्वेश्चंस नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर ए गिवन अल्काइल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स आर इन द ऑर्डर। सबसे बड़ा जो हैलोजन है वो आयोडीन है, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी Ri का होगा और बॉइलिंग पॉइंट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। एंड फॉर ए गिवन हैलोजन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इंक्रीज। अल्काइल हैलाइड के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, साइज ऑफ द अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अल्काइल हैलाइड्स आर इन जनरल टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों एंड ब्रिंग अनकॉन्शियसनेस व्हेन इनहेल्ड इन लार्ज अमाउंट। टॉक्सिक होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म भी हम लोग अल्काइल हैलाइड का एक फॉर्म है ना, क्लोरोफॉर्म, वो भी टॉक्सिक होता है एक्चुअली, तो अनकॉन्शियस हो सकते हो। तो सो बी केयरफुल इन दिस केस। आगे है केमिकल प्रॉपर्टीज। हमें देखना है कैसे कैसे रिएक्शंस इसके साथ होते हैं, उस रिएक्शंस को आपको समझना पड़ेगा। द अल्काइल हैलाइड्स आर हाईली रिएक्टिव, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज गिवन, है ना। आयोडीन कंपाउंड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फ्लोरीन सबसे कम होता है। टर्सरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस ऑर्डर में रिएक्टिविटी होती है। टर्सरी अल्काइल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसमें आगे हम लोग समझेंगे क्यों होते हैं। इसमें हमें पढ़ना है SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अमॉन्ग्स प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करें तो कार्बन नंबर 1 वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कार्बन नंबर 2 वाला उससे कम रिएक्टिव है एंड सो ऑन। यहाँ भी कार्बोकैटायन की बातें आगे होंगी। हाई रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ CH बॉन्ड। अगर आपको रिएक्टिविटी को समझना है तो नेचर ऑफ CH बॉन्ड को समझना पड़ेगा। CH बॉन्ड क्या होता है बच्चों, C और X। X मीन्स
एनी हैलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये जो हैलोजन है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पुलर होता है, इलेक्ट्रॉन पुलर होता है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, हैलोजन आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, और ये आपको बना देगा डेल नेगेटिव, ये बना देगा डेल पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन तो इधर जा रहा है ना, तो एक्स वाले की तरफ आपको डेल नेगेटिव मिलेगा और सी पे आपको डेल पॉजिटिव मिलेगा। तो ये थोड़ा सा पोलर होता है, लेकिन इतना ज्यादा पोलर नहीं है कि वाटर में सॉल्युबल हो जाए, है ना। ये आपस में एक्सटेंडेड बॉन्डिंग बना लेता है, मतलब दूसरा C+ वाले के साथ ये बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना, दूसरा C+ वाले के साथ ये बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देगा। ये एक्सटेंडेड बॉन्डिंग, डेल प्लस डेल माइनस, तो इस तरह से एक्सटेंड बना लेता है और इसलिए वाटर में सॉल्युबल होना थोड़ा मुश्किल है। चलो, तो यहाँ से हमने क्या देखा, यहाँ हमने ये देखा कि जो C पॉजिटिव है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। भाई पॉजिटिव सेंटर है ना, और न्यूक्लियोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये यहाँ पर अटैक करने की एबिलिटी रखता है। और X इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये X यहाँ से बेचारा भाग जाएगा, जैसे ये अप्रोच करेगा ना, ये X को यहाँ से भागना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इसी से रिलेटेड दो मैकेनिज्म पढ़ने हैं, उसको बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। दिस पोलैरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिएक्शंस, इस पोलैरिटी के कारण क्या होता है, इस पोलैरिटी के कारण न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है और एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ध्यान से देखो आप, इस पोलैरिटी के कारण क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी आपने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, X को हटा के खुद लग जाएगा, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा और हाइड्रोजन को भगा देगा, खुद वहां पे लग जाएगा, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दो मैकेनिज्म पढ़ने हैं इसी रिएक्शन से रिलेटेड, इसके बाद एलिमिनेशन रिएक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे SN1 क्या होता है और SN2 क्या होता है। तो SN1 में क्या होता है, बेसिकली SN1 नाम जो इसका जो है ना SN1, ये पहले समझना पड़ेगा SN1 क्या है ये चीज। तो S से बेसिकली जो होता है, S से होता है सब्स्टिट्यूशन, क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, और N से न्यूक्लियोफिलिक, क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक, और 1 से क्या होता है, यूनिमोलेकुलर, मतलब एक मॉलिक्यूल। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यूनिमोलेकुलर होगा। यूनिमोलेकुलर का मतलब जो रिएक्शन होगा वो एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। जी हाँ, बिल्कुल, यूनिमोलेकुलर मींस एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करने वाला है रिएक्शन। अब देखो इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले आप ये यहाँ पे रिएक्शन को देखो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पे देख रहे हो NU और R बन गया, X हट गया, ठीक है ना, यहाँ पर। और यहाँ आप देखोगे R और X है, पहले यहाँ पे X हटा, पहले क्या हुआ, -X दिखा रहा है ना, स्लो स्टेप है, तो X जब यहाँ से हट गया तो R+ बना, फिर अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके यहाँ पे उसके साथ अटैच हो गया, दिस इज SN1, ठीक है। मैं इसको ध्यान से समझाता हूँ आपको। जब हम SN1 की बात करेंगे, जब हम लोग SN1 की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ले लिया है, यहाँ पर हम लोग एक प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि वाटर का इस्तेमाल करते हैं, देखो ये जो हमारे पास X है, हैलोजन है, हैलोजन क्या करता है, कीप टेकिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन, और अल्टीमेटली ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। हालांकि बहुत स्लो रिएक्शन है, ये घंटों लग जाते हैं इस रिएक्शन को होने में, वेरी स्लो प्रोसेस। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा माइनस। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड C और X का जो बॉन्ड है ना, पूरा का पूरा बॉन्ड X ले गया अपने पास। यहाँ पर ये थोड़ा जो X है ना, थोड़ा ये गुंडा टाइप बिहेव करता है, ये बोलता है नहीं मैं ले जाऊंगा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन है ना C और X के बीच में, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन X अपनी तरफ ले जाता है, क्योंकि X गुंडा है।
गुंडा मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने पास रखेगा पूरा इलेक्ट्रॉन। तो बेचारा सी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ना, सी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसलिए पॉजिटिव आ जाता है इसके पास। दिस इज स्टेप 1, वेरी स्लो प्रोसेस। दिस इज स्टेप 1, ठीक है ना, स्टेप 1। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। हमारे पास क्या है, कार्बोकेटाइन है। अब कोई न्यूक्लियोफाइल अगर मैं यहाँ डाल दूं, अब मैं कोई न्यूक्लियोफाइल डाल दूं तो ये इसके ऊपर अटैक कर देगा। भाई न्यूक्लियोफाइल तो गुंडा होता है, उसको अटैक करने में मजा आता है, तो अटैक कर देगा, वहां अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये अल्टीमेटली क्या हुआ, एक्स की जगह NU लग गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब अकॉर्डिंग टू केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस रिएक्टेंट CX रिएक्टेंट है ना मेरे पास, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जल्दी ये बॉन्ड टूट जाए, जितना जल्दी ये X वहां से हट जाए तभी कुछ आगे हो पाएगा ना। भाई न्यूक्लियोफाइल तो वेट कर रहा है कि जल्दी से ये अपना X यहाँ से हट जाए, भाग जाए, तो क्या होगा, तभी ये आके लगेगा। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, ठीक है ना, इसको तो चाहिए पॉजिटिव सेंटर। तो जैसे ही X यहाँ से हटा, कार्बोकेटाइन बन गया। तो कार्बोकेटाइन बन गया तो न्यूक्लियोफाइल बोलेगा अच्छा चलो मेरे को तो भाई घर मिल गया रहने को, चलो अटैक कर देते हैं, खाली खाली है, ये तो खाली है ना भाई, 3 ही तो बॉन्ड है, एक खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके यहाँ लग गया। ये जो रिएक्ट ऑफ द रिएक्शन है इस पे डिपेंड कर गया, इतना जल्दी ये X को छोड़ पाता है उतना जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इसको नोट करो, फिर मैं समझाऊंगा इसके आगे। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा, रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन मॉलिक्यूल। स्टेप 1 में जो स्लो प्रोसेस हो रहा है ना, यहाँ जो रिएक्टेंट है इसी पे डिपेंड करता है। अब हम जब कार्बोकेटाइन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई करी थी कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। तो किस तरह के कार्बोकेटाइन ज्यादा फेवरेबल होंगे इस रिएक्शन में, या फिर आप यूं कह लो किस तरीके के अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे इस केसेस में, ठीक है ना। तो अल्काइल हैलाइड 3 तरीके के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, राइट। इसको मैं हटा रहा हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी 3 तरीके के होते हैं ना। प्राइमरी में क्या होगा, प्राइमरी में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा, सेकेंडरी में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा और टर्शियरी में टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हम लोगों ने ये सीखा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था, देखा था। नहीं भी पढ़ा था, देखा था तो कोई बात नहीं, आप एक लाइन में तो समझ सकते हो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। यानी कि जब हम SN1 की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कौन सा अल्काइल हैलाइड रिएक्टिव होगा, अल्काइल हैलाइड कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री और मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। तो आपको पूछा जा सकता है SN1 रिएक्शन में कौन ज्यादा एक्टिव होगा रिएक्शन में, या रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए, तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, ठीक है ना, 3 to 1 डिग्री। बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। दूसरी बात, हम लोग SN2 को थोड़ा समझ लेते हैं। ये SN2 मैकेनिज्म आप देख पा रहे हो ना, SN2 मैकेनिज्म है। इसमें क्या हुआ है, NU माइनस स्लो प्रोसेस है, पहली बात तो ये NU माइनस ने अटैक किया है, तो यहाँ देखो डॉटेड डॉटेड आपको दिखाया गया है, यानी कि NUR is the bond about to make, RH bond is about to break। तो X यहाँ से जब हट जाएगा तो बचेगा क्या, NUR बचेगा, और X यहाँ से हट गया, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब बाइमोलिकुलर, 2 का मतलब बाइमोलिकुलर। फिर से देखो क्या हो रहा है, मैं इसको लिख देता हूँ काफी अच्छे से, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें क्या दिखाना है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ कार्बन है, ठीक है ना, ऐसा ऐसा। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे, ठीक है, बैक साइड, जिधर हाइड्रोजन लगा है ना उसके ठीक अपोजिट साइड से अटैक करता है। और इंटरमीडिएट में आप क्या दिखाओगे, NU डॉट 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 C डॉट 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 X, इधर 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 ऐसे बॉन्ड में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसे बॉन्ड आपको मिलेंगे। अब कार्बन के पास 5 बॉन्ड होने लग गए हैं, ये 3 तो पहले ही थे,
X के साथ तो था ही, और Nu भी एक नया बॉन्ड घुस गया उसके अंदर, ठीक है ना। देखो यहाँ डॉटेड से दिखाया गया है, यहाँ तो मैंने सॉलिड लाइन से दिखाया बॉन्ड, यहाँ डॉटेड है, मतलब दिस बॉन्ड इज अबाउट टू ब्रेक एंड दिस बॉन्ड इज अबाउट टू मेक। भाई 5 बॉन्ड तो एकोमोडेट नहीं कर सकता ना कार्बन, ठीक है ना। बोलेगा हाइड्रोजन भैया तुम जाओ यहाँ से, पीछा छोड़ो हमारा, न्यूक्लियोफाइल मेरा दोस्त है आ गया है, तुम भागो। तो क्या करेगा, कैसा होगा, ये देखो ये जो यहाँ का बॉन्ड था इस तरफ शिफ्ट हो गया और X को भागना पड़ा, X को भागना पड़ा, X माइनस, ठीक है ना। तो हमने क्या सीखा, इट इज ए सिंगल, ये एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। ये जैसे SN1 स्टेप 1 स्टेप 2 में 2 बार में हो रहा था ना, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप तो वेरी स्लो है, मतलब सिंगल स्टेप में हो जाता है, ये फास्ट होता है बहुत, दिस इज फास्ट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, बैक साइड अटैक, एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट भी बोल सकते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट भी बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होकर के अलग हो गया, और ये देखो बॉन्डिंग की अलाइनमेंट चेंज हो गई, पहले बॉन्ड ऐसा था, अभी बॉन्ड वैसा हो गया। एक्चुअली जो बॉन्ड था मैं तो इसको अच्छे से दिखा दूं, इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, दिस इज सी, ऐसा था ये बॉन्ड, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये बॉन्ड अलाइन हो गया, इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। देखो बॉन्डिंग कुछ और था पहले, बाद में चेंज हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। मतलब उल्टा छाता खोला कि उल्टा छाता ऐसे खुलता है, उल्टा ऐसे बाहर की तरफ खुल जाता है, डंडी इधर है, छाता बाहर खुल गया, समथिंग लाइक दिस, इसको बोलते हैं उल्टा छाता खुलना, इन्वर्टेड अम्ब्रेला। तो अगर आपको बोला जाए कि भैया बताओ SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, तो लिख पाओगे पॉइंट ऑफ डिफरेंस? आप खुद से सोचो, एक बार वीडियो को पॉज कर दो, खुद से 4-5 पॉइंट लिखने की कोशिश करो, क्या लिख पाओगे? राइट, खुद से लिख पाओगे? चलो ट्राई करके देखते हैं। पहले यहाँ कॉलम बना लो आप, SN1 इधर बना लो, SN2, ठीक है ना। चलो अब बीच में डंडी दे देते हैं, बीच में दे देते हैं डंडी, ऐसे दे दें, ये बीच का डंडी ऐसे। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली वन मॉलिक्यूल, ठीक है ना। रेट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड ऑन वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन टू मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ओके, टू मॉलिक्यूल का मतलब क्या था, एक तो था न्यूक्लियोफाइल, दूसरा था खुद अल्काइल हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर गया ना SN2। एक तो न्यूक्लियोफाइल कितना जल्दी अटैक कर पाता है, दूसरा खुद अल्काइल हैलाइड कितना जल्दी वो अटैक ले पाता है, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ी सी बातें और हैं कि देखो SN2 की जब बातें कर रहे थे हम लोग, तो ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये जब हाइड्रोजन पे अटैक होता है ना, तो आपको यहाँ ये पहचानना पड़ेगा कि किस केस में अटैक करना ज्यादा अच्छा है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या टर्शियरी में। अब टर्शियरी में तो बहुत भीड़ हो गई ना, टर्शियरी में तो बहुत भीड़ होती है कार्बन के पास। टर्शियरी क्या होता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन हो वो कार्बन 3 कार्बन से सराउंडेड हो, उसको टर्शियरी बोलते हैं। प्राइमरी में क्या होता है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन हो वो 2 कार्बन से सराउंडेड हो, ये टर्शियरी हो गया। और प्राइमरी क्या होता है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन हो वो एक ही हाइड्रोजन से, एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, ये प्राइमरी हो गया, बाकी तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो अटैक करना, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे अटैक करना सबसे मुश्किल है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं केमिस्ट्री में, यानी कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, भीड़ भाड़ के कारण इस कार्बन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल है, और इस कार्बन पर पहुंचना थोड़ा इजी है, इस कार्बन पर अटैक करना सबसे इजी है। यानी कि SN2 की जब रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी तो क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव, फिर सेकेंडरी वाला उससे कम रिएक्ट,
रिएक्टिव एंड थर्ड वाला सबसे कम रिएक्टिव। ठीक SN1 SN2 में जो बातें हो रही है ना, ठीक इसका उल्टा। ये ऑर्डर की बात करेंगे तो SN1 में ऑर्डर कुछ और था, SN1 में ऑर्डर कुछ और था, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर था ना, हाँ बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर था। चलो दूसरी बात लिख सकते हैं ना, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस, इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस। और दूसरा वाला सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक ही बार में रिएक्शन होता है, एक ही बार में रिएक्शन होता है। अब लिख पा रहे हो, साफ साफ दिख रहा है बच्चों? बढ़िया, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे? ओवरऑल इट इज ए स्लो प्रोसेस, ठीक है ना, ओवरऑल इट इज ए स्लो प्रोसेस। और ये क्या है? थोड़ा फास्ट है, ये थोड़ा फास्ट होता है। फोर्थ, इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। इसमें लिख लो नो कार्बोकैटायन, नो कार्बोकैटायन। हमने देखा ना अभी, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है लेकिन कार्बोकैटायन नहीं। अब लिखोगे नो कार्बोकैटायन। और क्या लिख सकते हैं? और सोचो क्या लिख सकते हैं? रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ RH अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर है 2 डिग्री, फिर है 1 डिग्री। इसमें क्या होगा? 5 में रिएक्टिविटी ऑर्डर में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, बिल्कुल उल्टा। तो 5 पॉइंट तो हम लोगों ने लिख लिए। छठा भी लिख सकते हैं, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला। इसकी बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं होता है, इसकी बॉन्डिंग सेम रहती है। यहाँ लिखो नो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, नो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता ना, बॉन्डिंग का अलाइनमेंट चेंज नहीं होता है। इसमें लिखेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, यानी कि बॉन्डिंग के अलाइनमेंट चेंज, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इसमें होता है, इसमें होता है, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम लोगों ने लिख लिए, ठीक है, SN1 SN2। चलो आगे बढ़े, इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। SN1 SN2 आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे तो है एग्जांपल्स ऑफ SN रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस है पहला, RH प्लस सिल्वर हाइड्रोक्साइड है ये, इसके साथ हाइड्रोलिसिस हुआ है तो OH और R ऐड हो गए, अल्कोहल बन गया और AgX अलग हो गया, ठीक है ना। क्या दिख रहा है आपको? OH और R अल्कोहल बन गए मिलके और AgX अलग हो गया। सिमिलरली हम लोग KOH भी ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। KOH भी ले सकते हैं तो OH और R अटैच हो गया, ROH, आपको क्या मिल गया? KX अलग हो गया। आपको एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सपोज C2H5Cl प्लस KOH एक्वस। एक्वस का मतलब वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर सॉल्युबल KOH। तो क्या होगा? C2H5OH लग गया ना, C2H5OH लग गया और KCl अलग हो गया, ठीक है ना। सिंपल रिएक्शन है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो काम आने वाले हैं। तो आपको दिमाग में फिट करते जाओ। क्या फिट करना है? RH प्लस KOH, ROH प्लस KCl बन गया, KX बन गया। दूसरा रिएक्शन विद अल्को ऑक्साइड और सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड Ag2O है। तो इस तरह के रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है? ROR यानी कि ईथर बन रहा है। क्या बन रहा है? ईथर, ईथर बन रहा है आपके लिए, ठीक है, ईथर बन गया। तो ध्यान क्या रखना है आपको? NaOR डैश मतलब RCl। एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं। CH3Cl अगर मैं ले लूं प्लस NaOC2H5 ऐसा कुछ ले लेते हैं और इसको कर देते हैं हीट, ठीक है। तो Na प्लस और ये पूरा कंपाउंड होता है माइनस,
तो O पे माइनस होता है, बेसिकली O पे माइनस होता है, ऐसा यहाँ मत दिखाओ, O पे दिखा दो, तो ये माइनस यहाँ अटैक कर देगा, बिल्कुल भाई SN2 वाला मैकेनिज्म है, अटैक कर देगा, Cl यहाँ से हट जाएगा, तो NaCl यहाँ से अलग हो गया, आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा CH3O C2H5, ठीक है ना, CH3O C2H5, NaCl अलग हो गया, क्या अलग हो गया, NaCl अलग हो गया, ठीक है, ये हो गया। ये देखो सेम काम को हम लोग सिल्वर ऑक्साइड के साथ भी करके दिखा सकते हैं, सिल्वर ऑक्साइड राइट, RxAg2O, तो ROR ये ट्वाइस लिया गया है, ROR और 2AgX अलग हो गया, ठीक है, बड़ा सिंपल है, सेम है दोनों। रिएक्शन में सोडियम और पोटासियम हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड NaSH, तो Na प्लस यहाँ पर होता है, Na प्लस की तरह होता है और SH माइनस होता है, तो ये माइनस यहाँ S पे होता है, इस पे नहीं, तो S वाला अटैक कर देगा आपका R पे अटैक कर देगा, तो NaX अलग हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल ले लो, अगर मैं ले लेता हूँ सपोज CH3Cl प्लस प्लस सोडियम थायोसल्फेट भी कर सकते हैं, NaSH सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, थायो हाइड्रोजन, तो ये SH है, SH क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और NaCl अलग, तो आपको मिल गया CH3SH थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। अब बोलोगे अल्कोहल क्यों, ऑक्सीजन फैमिली का है ना, OH, और OH तो अल्कोहल, थायो अल्कोहल मींस सल्फर वाला अल्कोहल, थायो अल्कोहल बोलते हैं क्योंकि सल्फर आके लग गया। इसके बाद है रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड, ये रिएक्शन है हमारे पास अल्कोहलिक पोटासियम साइनाइड, पोटासियम साइनाइड और अल्कोहल, मतलब सॉल्यूशन क्या है, अल्कोहल सॉल्यूशन है, उसमें पोटासियम साइनाइड है, तो बेसिकली यहाँ पर जो होता है पोटासियम साइनाइड वो K प्लस और Cl माइनस आयन होता है, ये अटैक करेगा आपका Rx के ऊपर, फिर Cl माइनस आयन अटैक करेगा Rx को भगा देगा और आपको मिल जाएगा साइनाइड प्रोडक्ट, देखो साइनाइड प्रोडक्ट, अल्काइल हैलाइड से हम लोगों ने साइनाइड प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है ना, देखो अल्काइल हैलाइड से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, एक तो हमने अल्कोहल बना लिया, ठीक है, अल्कोहल के बाद हमने थायो अल्कोहल बना लिया, थायो अल्कोहल के बाद साइनाइड प्रोडक्ट बना लिया, और भी बहुत कुछ बनाने वाले हैं आगे, आप देखते जाओ। इसका भी एग्जांपल आप चाहे तो ले सकते हो, C2H5Cl क्लोरीन, क्लोरीन कंपाउंड है, प्लस KCN ले लो, तो क्या मिलेगा आपको, C2H5 साइनाइड, C2H5 साइनाइड प्लस KCl, ठीक है, देखो साइनाइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, आगे आप पढ़ोगे ना कार्बोक्सिलिक एसिड, तो साइनाइड भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड बना सकते हैं, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, इसको बोलते हैं इट इज अ टूल इन द हैंड ऑफ ए केमिस्ट, सिंथेटिक टूल है ये अल्काइल हैलाइड, इससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। पोटासियम नाइट्राइड, को ध्यान देने वाली बात है, पोटासियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड, ये काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों, पोटासियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड, आपने यहाँ पे देखा, आपने यहाँ पे देखा KONO, कोनो है, ये कोनो हम लोगों ने याद करने के लिए लिखा था, इसका नाम कोनो, पोटासियम नाइट्राइड है ये, या फिर सिल्वर नाइट्राइड, तो ये ना यहाँ पे O से अटैक होता है, यहाँ जो अटैक होता है वो O से होता है, और RONO रोनो बन जाता है, रोनो यानी कि अल्काइल नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है, और यहाँ पर भी, यहाँ जब AgNO2 लेते हैं तो N से अटैक होता है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या है, आयनिक बॉन्ड है, K प्लस O माइनस होता है, इट इज मोर आयनिक, पोटासियम मोर आयनिक, तो ये O माइनस का अटैक यहाँ पे होता है, लेकिन सिल्वर वाला, सिल्वर के साथ जो यहाँ पे बॉन्डिंग आपको दिख रही है ना, सिल्वर के साथ जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, दिस इज नॉट आयनिक बट कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा कुछ, ऐसा, तो यहाँ पर N से अटैक होता है, दिस N इज द अटैकिंग साइड, इस चीज को आपको बहुत केयरफुली नोट करना पड़ेगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, पोटासियम की जब बात होगी तो O से अटैक, सिल्वर की बात होगी तो N से अटैक, नाइट्रोअल्केन, ठीक है ना, ये नाइट्रोअल्केन बनता है, ये अटैक कहाँ हो रहा है, अटैक इस कार्बन पे हो रहा है, और एक से यहाँ से हट जाएगा तो AgX आपका हट जाएगा, RNO2 बनेगा। ये सारे रिएक्शंस को आपको अपने पेन से लिखना है बच्चों, किसी की नोट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता है, इसको नोट करते जाओ ध्यान से, ठीक है, तो ये है दोनों का डिफरेंस है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है एग्जाम में, कि
KNO2 से क्या बनता है, AgNO2 से डालेंगे तो क्या बनेगा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया, ये आपको अमोनिया वाले चैप्टर में भी मिलेगा और यहाँ भी मिल गया है क्योंकि यहाँ भी तो अल्काइल हैलाइड में पढ़ना है आपको। C2H5Br प्लस अमोनिया, अमोनिया क्या होता है NH3, तो आपने आपको सुविधा के लिए क्या किया गया, H को अलग से दिखाया गया है, H और Br को निकाल के अलग कर लो और ये NH2 यहाँ पे लग गया। अब देखो अमोनिया क्या होता है, बेसिकली अमोनिया भी न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। अमोनिया कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर है। NH3 इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन कैसे होता है इसको समझने के लिए आपको बॉन्डिंग पढ़नी पड़ेगी। मैंने अलग से लोन पेयर बॉन्ड पेयर का चैप्टर बना रखा है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। ये क्या है, C2H5Br है, ये अटैक करेगा कार्बन पे और Br को भगा देगा, ठीक है। तो Br अकेले नहीं जाने वाला, एक हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाएगा, बोलेगा भाई मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ मेरा साथ दो, एक हाइड्रोजन को यहाँ से लेके जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, C2H5NH2 मिल जाएगा प्लस HBr, ये मिल जाएगा C2H5NH2 प्लस HBr, ठीक है ना। C2H5NH2 प्लस HBr मिल गया ना आपको, इथाइल अमीन, NH2 लग गया तो अमीन नाम हो गया उसका। अब दूसरी बार में ये बन तो गया C2H5NH2, तो ये जो Br(C2) है, ये अल्काइल हैलाइड अगर एक्सेस पे आपने लिया तो दोबारा रिएक्ट करेगा इसके साथ दोबारा रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ये रिएक्शन यहाँ पर रुकता नहीं है, ये इसको आप कह सकते हो चैन रिएक्शन। C2H5NH2 क्या करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमोइथेन पे अटैक करेगा, C2H5Br। यहाँ जो है वो N पे लोन पेयर तो होता ही है ना, अमोनिया डेरिवेटिव के पास भी लोन पेयर होता है, तो अपने पेयर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करेगा, फिर से ब्रोमीन को भगाएगा। ब्रोमीन बोलेगा भाई इस बार भी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक हाइड्रोजन को भेजो, तो यहाँ क्या होगा, C2H5 N के पास एक H और एक तरफ C2H5, ये वाला एक H Br के साथ चला गया, Br के साथ भाग गया, Br अकेले नहीं जाएगा, Br अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है बच्चों, फिर से रिएक्शन होगा, C2H5 होल ट्वाइस हो गया, ये C2H5 होल ट्वाइस NH, फिर से Br C2 एक्ट करेगा, फिर से बोलेगा Br भाई मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मेरे साथ एक हाइड्रोजन भेजो, ठीक है। तो ये यहाँ पर लोन पेयर आप ऐसे दिखाओगे, ये अटैक करेगा C पे, तो ये HBr फिर से अलग होगा और यहाँ पे बन गया आपको ट्राइथाइलमीन, राइट, टर्शियरी। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर है, जब तक नाइट्रोजन के पास 3 लोन पेयर होंगे तब तक एक 3 बॉन्ड पेयर होंगे तब तक एक लोन पेयर उसके पास रखा रहेगा। अभी भी इस इलेक्ट्रॉन का यूज कर सकता है कहीं पे अटैक करने के लिए, तो यहाँ पर जो इसके पास लोन पेयर है फिर से यूज करेगा अटैक करने के लिए। अब खर्च हो गया इसका सब कुछ, अब इसके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो पैसे थे, सारे खर्च हो गए। अब ये Br बोलेगा मेरे को फिर से हाइड्रोजन दो, नाइट्रोजन बोलेगा भाई मैं गरीब हो गया, मेरे पास अब हाइड्रोजन देने को है ही नहीं, तो ये Br कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसके पास ही रहेगा। बोलेगा भाई आपने मुझे हाइड्रोजन दिया नहीं है ना, मेरे को तो हाइड्रोजन चाहिए, उसके बिना मैं जाऊंगा नहीं। अब N के पास हाइड्रोजन नहीं है, N के पास हाइड्रोजन सारा खर्च हो गया, खत्म हो गया, तो इसी के पास ये Br लटका रहे, बोलेगा मैं नहीं जाने वाला कहीं भी। अब हाइड्रोजन क्या कार्बन के पास है ना, वहां से निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, वो ज्यादा अनस्टेबल वाला काम हो जाएगा। अगर आप यहां से हाइड्रोजन निकालते हो तो वो नहीं निकलने वाला, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन के रुक गया, टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, इसको क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोलते हैं, क्वाटरनरी चार। ये बेचारा Br कहीं जा नहीं सकता, अकेला एग्जिस्ट करता नहीं है, इसको हाइड्रोजन देने के लिए कोई हाइड्रोजन है नहीं, स्पेशल अवेलेबल है नहीं, इसीलिए यहीं पे बन के ये रुका रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग चैन रिएक्शन के तौर पे समझ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इसको लिखो, काफी आसान है ये भी आपको कन्वर्जेंस रिएक्शंस में आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो ये सब स्टेप्स आपको काम आने वाले हैं, खास कर एक स्टेप तो कभी नहीं भूलना है, ये भी काम आने वाला है, ठीक है ना। ये है नेक्स्ट रिएक्शन विद सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, RCOOAg, इसको बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, या सिंपल सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड भी बोल सकते हो, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड।
तो यहाँ से AgX को अलग कर दो, बाकी को जोड़ दो, राइट। AgX को हटा दो, बाकी को जोड़ दो। रिएक्शन में सोडियम एसिटाइलाइड, सोडियम एसिटाइलाइड का मतलब, सोडियम एसिटाइलाइड का मतलब हमारे पास था CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना, उसके बाद RX है। तो ये जो इसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन, हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन में। टर्मिनल अल्काइन बहुत एसिडिक होता है, ये अपना हाइड्रोजन देने को तैयार रहता है। तो हम लोगों ने एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है, इसको हम रिएक्ट करवा दिया किसके साथ, NaNH2 के साथ। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया RX NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मिल गया ना। फिर इसके लिए C माइनस होता है और Na प्लस होता है। तो C माइनस आप समझ सकते हो, ये ना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ये अटैक करेगा R पे और X को भगा देगा। ठीक है, देखो क्या बन रहा है आपके सामने, NaX अलग हो गया और आपको मिल गया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपको मिल गया। क्या मिला आपको, ये आपको हाइड्रोकार्बन ही मिला है विद ट्रिपल बॉन्ड इन बिटवीन, ठीक है ना। प्लस NaX तो अलग होगा ही होगा, तो इसको नोट करो। इसके आगे अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे एक्शंस करने हैं, आज हम लोग खत्म करके मानेंगे, नोट इट। हाँ बच्चों, तो इसमें हमने जैसे कि पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता है, साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन भी तो होता है ना। तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे होता है, क्यों होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं CnH2nX यानी कि अल्काइल हैलाइड है प्लस अल्कोहलिक KOH, यहाँ लिखा हुआ अल्कोहलिक KOH। इसके पहले भी हम लोगों ने KOH का रिएक्शन देखा था, उसमें एक्वस लिखा हुआ था, यानी कि वाटर था, वाटर के साथ KOH, तो उसमें अल्कोहल बन रहा था। लेकिन जब अल्कोहलिक KOH होगा तो ये एल्कीन बनेगा, ठीक है ना, प्लस KX प्लस वाटर। कैसे बनेगा आइए देखते हैं एग्जांपल। एल्कीन बनेगा आपके पास, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पर जब अल्कोहल का सॉल्यूशन में KOH होता है तो इट्स आप कह सकते हो कि हाईली बेसिक है, इसको अपनी बेसिसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए H+ आयन चाहिए। तो आप क्या करोगे, आपके पास है हाइड्रोजन, मान लेते हैं ये ऐसा कुछ हाइड्रोजन है, H H H H और ये H, ठीक है। ये KOH है, अल्कोहलिक KOH, दैट मींस OH- K+। मेटल आयन बेचारा बहुत ही शांत होता है, इसको रिएक्शन से ज्यादा मतलब होता नहीं है। OH- आयन बहुत एक्टिव है, ये क्या करता है, अपना इस हाइड्रोजन को लेने की कोशिश करता है अपने बेसिसिटी के लिए। तो ये जो है H, ये शिफ्ट हो जाता है इधर और बेचारे Cl को भागना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड होने लगेंगे, विच इज वेरी वेरी अनस्टेबल एंड नॉट पॉसिबल। ध्यान से समझना है, ये OH- आयन को क्या चाहिए, H+ आयन चाहिए अपनी बेसिसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये। तो H+ आयन कहाँ से लेगा, यहीं कहीं से लेगा ना, तो यहाँ ये शिफ्ट करेगा, ठीक है। ये मैं पूरा इसकी कहानी बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ। फिर ये Cl यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो Cl- और K+ दोस्ती करके अपना बॉन्ड बना लेंगे और आपको क्या मिल गया, डबल बॉन्ड, आपको मिल चुका है डबल बॉन्ड, ठीक है। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन गया और ये KCl अलग हो गया, प्लस वाटर भी अलग हो गया, ठीक है। तो इसके भी आपको एग्जाम्पल मिल सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी, जैसे कि ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है, आपके सामने देख रहे हो एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या CH3 है, राइट, ये CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, इधर CH2 है, ये Br है, ये H है, CH2H लिखा गया है, CH3 लिखने की जगह CH2H लिखा गया आपको समझाने के लिए। अब देखो हमने पीछे क्या देखा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसके बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन पे अटैक होता है, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, Cl बाहर निकलेगा, अल्कीन बनेगा। कहने का मतलब ये है कि ये Cl गायब हो गया, ये Cl यहाँ से हट गया और इसके दूसरे वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ये हट गया, ये H और Cl हट गया, ठीक है ना, ये H और ये Cl हट गया, ये आपको मिला है डबल बॉन्ड। तो आपको यहाँ पर भी सेम काम करना पड़ेगा, जिस कार्बन पे ब्रोमीन है इसको, इस हाइड्रोजन को हटाना है और इस हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, तो हमारे को क्या मिलेगा, एक एल्कीन मिलेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। करके देखते हैं, चलो CH3
CH2C डबल बॉन्ड CH2CH, ये मिलेगा। ये Br चला गया तो ये मिला। अब ये Br और यहां से एक H चला जाए तो डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो दूसरी पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 है, CH2 है, C पे H, डबल बॉन्ड C H और ये CH3, ये मिला आपको। यहां से Br चला गया, ठीक है ना, तो यहाँ का Br और यहाँ का H चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब हम लोगों ने क्लास 11 में कोई रूल पढ़ा था, क्या रूल पढ़ा था, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल कहता है डबल बॉन्ड वाला अल्कीन, डबल बॉन्ड अगर एज मिडिल एज पॉसिबल है तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला मैंने, डबल बॉन्ड जितना ज्यादा मिडिल में हो कंपाउंड के, वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा और रिएक्शन में जल्दी फॉर्म होगा, फास्ट रेट से फॉर्म होगा। आप देख पा रहे हो डबल बॉन्ड बिल्कुल लास्ट वाले कार्बन पे है, यहाँ पे डबल बॉन्ड देख रहे हो सेकंड वाले पे, ठीक है ना, सेकंड वाले पे। तो इसके कंपेयर में अगर देखा जाए तो दिस डबल बॉन्ड इज ऑलमोस्ट इन द मिडिल, बट ये तो बहुत साइड में है। तो साइड वाला जो एल्कीन बनता है तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग ये माइनर प्रोडक्ट है, क्या है, माइनर, और ये क्या है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, ये है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो मेजर माइनर प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया, वही यहाँ पे दिखा गया। देखो बिल्कुल लास्ट में जो डबल बॉन्ड सी पे बन रहा है वो 19% है, माने कि माइनर है, और 81% बन रहा है जो मिडिल वाला है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल, अल्काइल हैलाइड Mg के साथ रिएक्ट कर रहा है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपको बन रहा है CH3 CH2 MgBr, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अल्काइल हैलाइड प्लस Mg ड्राई ईथर की प्रेजेंस में CH3 CH2 MgBr, इसके रिएक्शन भी काफी इंटरेस्टिंग है और वेरी इंपॉर्टेंट भी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत एक्टिव होता है, थोड़ा सा भी मॉइस्चर पकड़ा दो ये रिएक्ट कर जाता है। तो याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बना लिया, अब इसके रिएक्शन भी तो आने चाहिए, ठीक है। R माइनस होता है, Mg पे प्लस होता है, मेटल है तो प्लस ही होगा, X पे फिर से माइनस होता है। तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है RMgX, वाटर के साथ भी डालोगे ना, मॉइस्चर भी रहे ना रूम में, तो रिएक्ट कर जाता है और क्या बनता है, अल्केन। अल्केन, ये जो R है ये H2O से H ले लेता है, बचा क्या, H2O से H तो गया, बचा क्या, OH, MgOH अलग हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव, यहाँ लिखा है ना, Grignard reagents are highly reactive and react with any source of proton to give hydrocarbons. Even water, alcohol, amines are sufficiently acidic to convert them to corresponding hydrocarbons. समझ में आ रही बात, वाटर में डाल दो तो रिएक्ट करने को तैयार होता है। It is therefore necessary to acquire even traces of moisture from a Grignard reagent. ये क्वेश्चन भी इस पे आ चुका है कि हम लोग Grignard reagent को थोड़ा सा ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर भी नहीं दे सकते, उससे बचा के रखना पड़ता है। क्यों, इसी कारण तुरंत रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ, इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर, और ये अल्केन दे देगा प्रोडक्ट। समझे कि नहीं, समझना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद में वर्ड्स रिएक्शन, इसमें भी मेटल है, हम लोग मेटल वाला रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें भी तो मेटल है, 2RX प्लस Na, तो RR बन गया। ये मूवी देखिए RRR, उसमें 3 R थे, इसमें 2 R है। इसके एग्जांपल बता देता हूं मैं, RR क्या बनता है। ये हमारे पास है CH3Cl प्लस Na, तो इसको हम 2 टाइम्स लेंगे, तो RR मतलब CH3 यहाँ पे R है ना, इसको रिपीट कर लो, इसको रिपीट कर लो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस NaCl हो गया। यहाँ भी 2 टाइम लगा दो, यहाँ भी 2 टाइम लगा दो, तो बैलेंस हो गया, RR बन गया ना। मतलब ठीक मिरर इमेज, इसको रिपीट कर देना है। ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेके आपको बताता हूँ कि रिएक्शन कैसे होता है। सिंपल में तो सब कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आने पे घबरा जाते हैं। CH3, ये Cl है, इधर Cl है, इधर H है, इधर मान लो CH3 है, ऐसा कुछ। ये भी तो अल्काइल हैलाइड है,
इसमें हम लोग वर्ड्स रिएक्शन करके देखें। नेम रिएक्शन बेटे याद होना चाहिए, वर्ड्स रिएक्शन में क्या बनता है, आर बिकम्स आर आर ट्वाइस। तो हमेशा आपको मिलेगा इसमें जो प्रोडक्ट है ना, हमेशा इवन नंबर वाला हाइड्रोकार्बन मिलेगा आपको। तो वर्ड्स रिएक्शन से क्या बनाते हैं, इवन नंबर हाइड्रोकार्बन, ये भी जानना जरूरी है। इवन नंबर हाइड्रोकार्बन ये जानना जरूरी है। इवन नंबर हाइड्रोकार्बन हम लोग बनाते हैं किससे, वर्ड्स रिएक्शन से, ऑड नंबर नहीं बनता इससे। अब देखो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसको ट्वाइस कर दें और ट्वाइस ऑफ एन डाल दें। अब बताइए क्या बनेगा, आर आर। तो जो भी यहाँ पे रिएक्शन होना है वो इस कार्बन के अकॉर्डिंग होता है, जिसपे हाइड्रोजन लगा है ना, इसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको मिरर इमेज बनानी है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप बनाओगे CH3C, देखो ये तो CH2 है ना, ये तो CH2 है, फिर से सिंगल बॉन्ड C डालो, H डालो और CH3 डालो। देखो इसी के पास क्लोरीन था, इसी के पास क्लोरीन था। अब आप क्या करोगे, इसी के अक्रॉस, जिसके पास हैलोजन था उसी के अक्रॉस आप मिरर इमेज बनाओगे। जिसके पास हैलोजन होता है उसी के अक्रॉस आपको मिरर इमेज बनानी है, ठीक है। ये हमने बना लिया, Cl को हटा दिया, मिरर इमेज CH, इधर भी CH3, इधर भी CH2, इधर भी CH3, बन गया RR। ये जो RR है ना, यही है RR, बिल्कुल मिरर इमेज अक्रॉस दैट कार्बन विच कंटेन द हैलोजन। और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2NaCl, यहां दिखा दोगे NaCl 2 टाइम्स, NaCl 2 टाइम्स, ये ऐसे बनता है ये प्रोडक्ट। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जिस कार्बन के अक्रॉस हैलोजन है उसी के अक्रॉस मिरर इमेज बनानी होती है। चलो नोट करो जल्दी से, ठीक है। होपफुली आपकी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हर एक चीज को लिखना है, नोट्स बनाना है और उसको स्टडी करनी है। स्टडी करने का मतलब आप 2 घंटे थ्योरी को अच्छे से स्टडी करो, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड, राइट। पीस ऑफ माइंड में स्टडी करनी है, कुछ कुछ रिटेन भी करना है। यहाँ पर बहुत सारे बस ऐसे ऐसे पेज पलट लेते हैं, हो गया, उसको रिटेन करना पड़ेगा। नेम रिएक्शंस को खासकर रिटेन करना पड़ेगा। कन्वर्जन्स को देखो हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपको क्वेश्चंस में आ जाओ, क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो फिर से नोट्स में जाओ, राइट। क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है फिर से नोट्स में जाके देखो। ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ना डिमांड, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिमांड क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब आज आपने ऑर्गेनिक पढ़ा है तो कल भी आपको कम से कम 1-2 घंटे ऑर्गेनिक में टाइम देना पड़ेगा, परसों भी देना पड़ेगा। कंटिन्यूस चाहिए एफर्ट। लेकिन 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कोई टीचर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको, माइंड इट। लेकिन कंटिन्यूटी नहीं करोगे, छोड़ दोगे बीच में, तो रिएक्शन सब भूल चुके होगे, आप जीरो हो जाओगे, फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको कंटिन्यूस अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट चाहिए तो 20 दिन तक लगातार ऑर्गेनिक पढ़िए। 20 दिन के बाद किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं लिख के देता हूँ। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स के भी तो रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उस रिएक्शंस को पढ़ने के पहले आप थोड़ा रिजनरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरोबेंजीन देख लो। आप देख पा रहे हो, क्लोरीन हैलोजन के पास क्या होता है, 6 पेयर्स, 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 6, और एक बॉन्ड पेयर है जो C के साथ लगा हुआ है, ठीक है ना। ये रेजोनेंस का मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा ना, आएगा ही, राइट। मैं भी ड्रॉ कर दूं आपके लिए, चलो ड्रॉ कर देते हैं। डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, ऐसे। यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड क्लोरीन है, इसके पास क्या है, 6 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ऐसे। भाई इलेक्ट्रॉन एक जगह थोड़ी रहता है, वो तो घूमता रहता है ना, घूमने वाला आवारा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन घूमते हुए यहाँ पे आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनने वाला है। यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये भी घूमना चाहता है। जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आएगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्स होके भागेगा इस कार्बन पे। तो आप बना सकते हो दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बना सकते हो, दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन दो बॉन्ड को छेड़छाड़ नहीं करनी, अपनी जगह ही रहेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड बनाओ, यहाँ Cl बनाओ, यहाँ पॉजिटिव दो। अब बोलोगे भैया पॉजिटिव कहाँ से आ गया,
भाई रेजोनेंस में आपको जो टोटल चार्ज को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मतलब क्लोरोबेंजीन न्यूट्रल था, इसका दूसरा जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो भी न्यूट्रल ही होगा। ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो हमने माइनस के तौर पे दिखाया, लेकिन ये बॉन्ड यहाँ आया कैसे? क्योंकि Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन खर्च किया है डबल बॉन्ड बनाने में, अपना इलेक्ट्रॉन, किसी लिया नहीं, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, चल भाई कार्बन के साथ बॉन्ड बना, तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। अपना इलेक्ट्रॉन जब देता है ना कोई, तो उसके ऊपर पॉजिटिविटी आ जाता है, तो इसके पास पॉजिटिविटी आ गई। चलो अच्छी बात है। ये जब बॉन्ड बनाने को आएगा इधर, ये बॉन्ड रिपल्स होकर इस कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है ना, इस कार्बन पे आ जाएगा। तो फिर ये नेगेटिव चार्ज अब घूमने लगा, ये वाला यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर डबल बॉन्ड बन गया। अब यहाँ वाला इस पे आ जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए, दिस वन प्लस यहाँ 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो 3 पेयर थे ना, एक पेयर तो खर्च हो गया बॉन्ड बनाने में, ये बन गया आपका, ठीक है। अब क्या होगा, ये वाला इधर आएगा, बॉन्ड बनाएगा इन दो कार्बन के क्रॉस, ये वाला भाग के इस कार्बन पे आएगा, रिपल्शन फील करेगा और इस कार्बन पे चढ़ जाएगा, आ जाएगा नेगेटिव। तो आप देख पा रहे हो ना यहाँ क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है ना, कैसे कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। इस सीक्वेंस को पकड़ना है, सीक्वेंस को समझना है। यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड बन रहा है इधर, तो यहाँ का बॉन्ड उठ के इस पे आ गया। बाकी ये तो भैया शांत है अपनी जगह पे, इसको तो कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, ठीक है, ये बन गया। अब जब ये यहाँ पर आएगा बॉन्ड बनाने को, तो यहाँ का एक बॉन्ड उठ के कार्बन पे आएगा। ये जब यहाँ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ का बॉन्ड रिपल्स होकर के आ जाएगा वापस Cl के ऊपर। तो आपके पास आपको मिल गया दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है ना, दूसरा स्ट्रक्चर आपको मिल गया। चलो भैया बन जाओ जल्दी जल्दी, तो आने वाला है। आपको भी डर से बन नहीं रहा जल्दी। ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर, डबल दिस वन, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। देख रहे हो कितने स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बनाती है, ठीक है। आखिरी बार इसने बनाया नहीं, आखिरी भी बनानी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो अल्टीमेटली बॉन्ड की अलाइनमेंट चेंज हो गई। डबल यहाँ था तो यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल था यहाँ डबल हो गया, अलाइनमेंट चेंज हो गई, ठीक है ना। ये हो गए इसके स्ट्रक्चर्स। इसमें स्ट्रक्चर्स हमने क्या देखा और क्या सीखा, हमने क्या देखा और क्या सीखा। हमने यहाँ देखा कि इस पोजीशन पे नेगेटिव है, इस पोजीशन पे नेगेटिव है और इस पोजीशन पे नेगेटिव है। 3 जगह नेगेटिव आपको मिल रहा है ना, 3 जगह नेगेटिव मिल रहा है। कहाँ कहाँ, फिर से दिखा देता हूँ, उसका मैंने गोला मार दिया। ये क्लोरीन है, यहाँ नेगेटिव दिखा, यहाँ नेगेटिव दिखा, यहाँ नेगेटिव दिखा। इन 2 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ऑर्थो। इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, PAR है, पैरा पोजीशन। इट मींस जो भी इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल मींस E पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो भी आने वाला है, वो 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे जाने के लिए काबिल है, जा सकता है, वहीं जाएगा ना। और कहाँ जाएगा, ये प्लस है तो प्लस वाला कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास ही जाएगा। बढ़िया ना। यानी कि जो Cl यहाँ लगा हुआ है वो बुलाता है कि आ जाओ ऑर्थो पे आ जाओ, या नहीं तो पैरा पे आ जाओ। यानी कि क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है ना। क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रॉन, क्लोरोबेंजीन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है बेंजीन रिंग में, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है बेंजीन में, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ, आई हैव टू चेक द कैमरा अगेन, हाँ बढ़िया। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब भी बेंजीन रिंग पे लगा रहेगा तो वो कहां जाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे, ठीक है ना। 3 स्पॉट बनते हैं, 3 स्पॉट बनते हैं जहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके लग सकता है, इधर या नहीं तो इधर या नहीं तो इधर। कब, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तब। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, तो लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए, राइट। इस रेजिडेंस को आप 10 बार ड्रॉ कर लो, प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। मैंने भी 20 बार ड्रॉ किया था, आप भी 20-30 बार कर लो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
कौन कौन से हैं? एक तो Cl आपने देख लिया, एक OH भी होता है और एक CH3 भी होता है, एक NH2 भी होता है। ये सब कौन है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है ना? ये डायरेक्ट करते हैं, ये डायरेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि भैया आना हो तो ऑर्थो पैरा पे आओ, नहीं तो मत आओ, ठीक है ना? तो ऑर्थो पैरा पे ही जाके लग जाते हैं। Cl हो, OH हो, CH3 हो, NH2 हो। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना फिनॉल वाला, तो फिनॉल भी हमको मिलेगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अमीन्स वाले, उसमें भी मिलेंगे, उसमें भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर मिलेगा, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है, घबराने के लिए, ठीक है ना? तो आपको पूछा जाएगा ना कि भैया इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वहां से हाइड्रोजन को हटा के खुद लग जाएगा, यानी कि हेलोएरीन्स हमारे को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अब न्यूक्लियोफाइल तो अटैक करेगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव होता है, वो क्या नेगेटिव अटैक करेगा, उसे रिपल्स हो जाएगा ना। सो हेलोएरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा? हेलोएरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोएल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस चीज को जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन, डिफरेंस तो है कार्बन, अगर हम हेलोएल्केन की बात करें, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और बेंजीन रिंग वाला जहां डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है भैया, ठीक है ना? ये हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलो अच्छी बात है। इसीलिए देखो यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है ना बात, कि यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड भी इन्वॉल्व है, यानी कि बेंजीन वाला कार्बन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड भी है, उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हमने क्या देखा है, हेलोएल्केन में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ना बड़ा आसान है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। चलो, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बड़ा इजी पॉइंट है ये। तो आगे पढ़े, इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल केटाइन। अब देखो कार्बोकेटाइन तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, हेलोएल्केन्स को हम लोग कार्बोकेटाइन बनाते थे SN1 में, लेकिन फिनाइल केटाइन स्टेबल नहीं होता, उसको हम लोग नहीं बना सकते, अनस्टेबल होता है, ठीक है? सो बेंजीन रिंग के साथ SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट। फिनाइल केटाइन ही नहीं बनेगा तो अनस्टेबल चीज है भैया, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कैसे बना लेंगे, ठीक है ना? चलो बढ़िया। आगे है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये हम लोग अब केमिकल रिएक्शंस पे आ गए हैं। किसका केमिकल रिएक्शंस है? हेलोएरीन्स का। ध्यान से देखो, फिर मैं बोलता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। हाँ, तो ये रिएक्शन है, इसका नाम है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH ग्रुप आके लगेगा। देखो जैसा कि हमने बोला कि बेंजीन और Cl के बीच में डबल बॉन्ड है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, इसको तोड़ने के लिए स्पेशल कंडीशन चाहिए, और वो स्पेशल कंडीशन आपके सामने लिखा हुआ है ना, 623 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देख लो कितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, और NaOH भी चाहिए, H+ आयन भी चाहिए, ठीक है ना? तो अगर आपको चाहते हो क्लोरोबेंजीन से ये फिनॉल बन जाए, दिस इज नॉट क्लोरोबेंजीन, का नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन से अगर आप चाहते हो फिनॉल बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, NaOH और H+ आयन डालना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने एक NO2 डाल दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है NO2, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से हैं? NO2 है, और CO2 भी है, और CHO है, और क्या है? C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप। ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से ये कंडीशन देखो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सॉफ्ट हो जाता है मतलब जब ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ का बॉन्ड भी तो वीक हो जाएगा। यहाँ पे दो NO2 है, यहाँ का बॉन्ड और वीक हो गया, राइट? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है NO2, इलेक्ट्रॉन रिच है, Cl के पास तो इलेक्ट्रॉन है भैया बहुत ज्यादा, बेंजीन रिंग को तो इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? NO2 ले लेगा। ये बॉन्ड यहाँ पे वीक हो जाएगा बहुत, यानी कि अब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर 300 दे रहे थे ना, अब नहीं भी देंगे तो काम चलेगा, 443 में काम चल जाएगा हमारा। NaOH तो देना ही पड़ेगा।
2 NO2 लगा देंगे, देखो टेम्परेचर और कम 368 केल्विन में काम चल जाएगा और 2 NO2 लग जाएगा, मतलब एक Cl को हटा के OH लग जाएगा। इससे भी आसान एक और NO2 अगर दे देंगे तब तो भैया कुछ नहीं करना है, देख रहे हो 3 NO2 अगर आपने दे दिया है तो सिर्फ वार्म कर दो, थोड़ा सा वाटर डाल के ये OH आकर सब्स्टिट्यूट हो गया 3 NO2 के साथ, कितना आसानी से हो गया ना रिएक्शन। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप काफी हेल्प करता है इस तरह के रिएक्शंस में। चलो अच्छी बात है। उसके बाद हैलोजिनेशन है, राइट। क्लोरोबेंजीन में हमें एक और हैलोजन डालना है, तो क्या डालेंगे Cl2 और AlCl3। ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन में भी किया था, वहां भी पढ़ सकते हो, वहां नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लो, वहां छोड़ो। तो ये Cl2 और AlCl3 के प्रेजेंस में ऑर्थो पैरा, देखो मिक्सचर बनता है, ऑर्थो पैरा का मिक्सचर, मेजर प्रोडक्ट ये, माइनर ये। अब बोलोगे ये मेजर क्यों? अरे भाई जब ग्रुप है, दो सिमिलर ग्रुप अगर जितना अपोजिट रहेंगे उतना तो अच्छी बात है ना, स्टेबिलिटी के लिए। एक साथ रहेंगे तो थोड़ा सा झगड़ा हो सकता है, लेकिन दूर दूर रहेंगे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, आराम से रहेंगे। दिस सिस्टम इज हाईली स्टेबल देन दिस, इसलिए ये मेजर ये माइनर। ओके, यहाँ पर है नाइट्रेशन, मतलब NO2 अगर मुझे बेंजीन में घुसाना होगा तो मैं क्या करूंगा, NO2 घुसाना होगा तो मैं क्या करूंगा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 HNO3, इसको नहीं भूलना है। ये क्या करेगा, NO2 घुसा के दे देगा आपको ऑर्थो पैरा पे। फिर से पैरा वाला विल बी हाईली स्टेबल, दो ग्रुप अलग अलग है, बहुत ही ज्यादा दूर में है, स्टेबिलिटी बनी रहेगी, साथ साथ रहने से झगड़ा हो सकता है मियां बीवी की तरफ। सल्फोनेशन में क्या है, सल्फोनेशन में SO3H घुसाना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 हीट कर दूंगा, ऑर्थो पैरा पे लग गया, ऑर्थो पैरा पे आ गया SO3H, राइट। 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एग्जाम में आ सकता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एग्जाम में आ सकता है, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, राइट, क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अगर क्लोरोबेंजीन से आपको डबल क्लोरोबेंजीन बनाना हो, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये कन्वर्जन है बच्चों, ये एग्जाम में आते हैं, आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रिएजेंट भी नहीं भूलना है, बड़ा आसान, इसको 10 बार लिख लो। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, वुड्स फिटिंग। तो हम लोगों ने वर्ड्स रिएक्शन किया था, ये फिटिंग है, वर्ड्स फिटिंग, मतलब एक तो आपको है क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोवेरिन, दूसरा सोडियम, दूसरा अल्काइल चैन आ गया, मिक्स हो गया, हेलोवेरिन हेलोवेरिन दोनों मिल गया आपको, तो क्या होगा, R को लगा दो बेंजीन पे और NaX को अलग कर दो। NaX तो पहले भी अलग हो रहे थे ना, अभी भी हो रहे हैं, तो बेंजीन में R को जोड़ना हमारा काम है, ये वर्ड्स फिटिंग। लेकिन जब फिटिंग की बात करेंगे तो ओनली बेंजीन नो R, ओनली बेंजीन नो R, ओनली बेंजीन नो R, मतलब इसी को ट्वाइस कर दो, इसको हटाओ, इसको ट्वाइस कर दो, दो बेंजीन को एक साथ जोड़ दो, राइट, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। दो बेंजीन को जोड़ने का रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन, ये आप लिख लो, ईथर के प्रेजेंस में काम होता है, 2Na हो गया, ठीक है बच्चों, समझ में आ रही बात की नहीं, खत्म हो गया आपका हेलोवेरिन फिनिश हो गया बच्चों। ध्यान से पढ़ना है, इसमें सिर्फ एक टॉपिक रहता है छोटा सा लास्ट में एनसीईआरटी में है कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, फ्रियोन गैस क्या होता है, DDT क्या होता है, वो वाला टॉपिक है। एनसीईआरटी में 5 मिनट लगेगा, पढ़ लो, उसमें कुछ नहीं करना है, उसका यूज पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म का क्या यूज है मेडिकल में, सुखा के बेहोश कर दो। DDT क्या है, पेस्टिसाइड है, उसका स्ट्रक्चर देख लो, राइट। फ्रियोन क्या है, गैस है, रेफ्रिजरेटर में भरते हैं, राइट। यही 2-4 चीजें पढ़नी है। इसके बाद मैं एनसीईआरटी बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, आगे भी क्वेश्चन बनाता रहूंगा आपके लिए, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट शेयर रुकनी नहीं चाहिए। बाय, टेक केयर।